हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल तक के वीडियो में पढ़ने छठा चैप्टर पढ़ रहे थे और छठे चैप्टर में भी कौन सी क्रॉप पढ़ रहे थे? खाद्यान्न वाली क्रॉप्स पढ़ रहे थे। कौन सी क्रॉप पढ़ रहे थे अपन? खाद्यान्न वाली क्रॉप्स पढ़ रहे थे। खाद्यान्न वाली क्रॉप्स के अंदर अपन ने धान पढ़ लिया, मक्का पढ़ लिया और ज्वार अपन पढ़ रहे। कल के वीडियो अपन ने ज्वार के बारे में थोड़ी सी चर्चा भी कर ली थी, उसके वैज्ञानिक नाम के बारे में, कुल के बारे में, जलवायु के बारे में और मृदा के बारे में। इनके बारे में अपन ने कल तक की वीडियो में चर्चा की थी। आज अपन इस वीडियो में बची हुई जो ज्वार की क्रॉप है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब पढ़ेंगे, कल पढ़ लिए अपने मृदा एवं खेत की तैयारी। क्या पढ़ ली थी? मृदा एवं खेत की तैयारी। अब पढ़ेंगे अपन उन्नत किस्में। क्या पढ़ेंगे बेटा? उन्नत किस्में। अब उन्नत किस्मों में जैसे आपको बताऊं, CSH 5, CSH 14, एक है SPV 96, एक है SPV 245, क्या है? SPV 245, एक है 96 245, एक है SPV CSH 5, CSH 14, SPV 96, SPV 245 और SPV क्या नाम से? SPV 346, SPV 346, एक है राजस्थान चरी 1, एक है स्वर्णा, एक है MP चरी और क्या नाम से और भी बहुत सारी किस्में हैं, जैसे पूसा चरी 23, पूसा चरी 23 आदि। यानी कौन कौन सी किस्में हैं? CSH 5 है, CSH 14 है, SPV 96, SPV 245, SPV 346, राजस्थान चरी 1 और स्वर्णा MP चरी 1, पूसा चरी 23 आदि। यानी बहुत सारी किस्में हैं इसकी। अब पढ़ेंगे उन्नत किस्मों के बाद में पढ़ेंगे बेटा अपन इसका क्या नाम से? बीज दर एवं बीज उपचार। बीज दर एवं बीज उपचार। बीज दर एवं बीज उपचार। अब ज्वार के दाने के लिए अलग बीज दर होती है और चारे के लिए बीज दर अलग होती है। यानी यदि अपन टोटल दाने का प्रोडक्शन लें तो उसके लिए बीज दर अलग होती है। यदि अपन चारे के लिए बुआई कर रहे हैं उसकी बीज दर अधिक होती है। जैसे दाने के लिए बताऊं 9 से 10 kg और चारे की बात करें तो 30 से 40 kg। लिखो, ज्वार में दाने के लिए दाने के लिए 9 से 10 kg प्रति हेक्टेयर तथा चारे के लिए 30 से 40 किलोग्राम। कितनी? यानी दाने के लिए तो कितनी हो गई बेटा? 9 से 10 किलोग्राम और चारे के लिए कितनी हो गई? 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है। बीज पर्याप्त होता है। यानी ज्वार में दाने के लिए कितनी हो गई? 9 से 10 kg और चारे के लिए कितनी हो गई? 30 से 40 kg प्रति हेक्टेयर बीज क्या होता है बेटा? पर्याप्त होता है। अब आगे पढ़ेंगे
कि बीज बोने से पूर्व, यानी जब अपन ज्वार के बीजों की बुआई करेंगे उससे पूर्व 3 ग्राम, लिखो बीज बोने से पूर्व, बीज बोने से पूर्व बीजों को 3 ग्राम थायरम या कैप्टान प्रति किलो बीज की दर से, प्रति किलो बीज की दर से प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर देना चाहिए, उपचारित कर देना चाहिए। यानी जो ज्वार की बीज दर है ना बेटा, हर कंपटीशन में पूछी जाती है, चाहे जेट का एग्जाम हो, चाहे बीएचयू का हो, चाहे आईसीआर का हो, चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, उसमें हमेशा ज्वार की बीज दर पूछ जाती है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी ज्वार में दाने के लिए तो कितनी है बेटा, 9 से 10 केजी, तथा चारे के लिए कितनी है, 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर। और बीजों की बुआई करने से फिर किससे उपचारित कर देते हैं, थायरम या कैप्टान से प्रति किलो बीज की दर से बीजों क्या कर देते हैं, उपचारित कर देते हैं। अब पढ़ेंगे क्या नाम से, बुआई का समय एवं विधि। क्या पढ़ेंगे बेटा, वो बुआई का समय एवं विधि। साथ के साथ उतारते जाना। टॉपिक हेडिंग डाल लो, बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि, यानी इसका बुआई का समय क्या है और इसकी विधि क्या है। यानी वैसे ज्वार की जो अपन बुआई करते हैं वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही कर देते हैं, कहने का मतलब जून जुलाई में इसकी क्या कर देते हैं, बुआई कर देनी चाहिए। और कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखेंगे, 45 × 15 सेंटीमीटर। कतार का मतलब होता है लाइन से लाइन की दूरी कितनी होगी, जैसे ये वाली दूरी, ये तो कितनी होगी 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी जैसे ये वाले पौधे से पौधे की दूरी, ये वाले पौधे की दूरी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। यानी इसलिए कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखी जाती है, 15 से 45 × 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। लिखो बेटा, ज्वार की बुआई, ज्वार की बुआई वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही, वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही कर देनी चाहिए। वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही कर देनी चाहिए, यानी जैसे बारिश स्टार्ट हो वैसे ही क्या कर देना चाहिए, उसकी बुआई की स्टार्ट कर देनी चाहिए। किसकी, ज्वार की बुआई। अब लिखो, ज्वार में कतार से कतार की दूरी, ज्वार में कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर, तथा पौधे से पौधे की दूरी, तथा पौधे से पौधे की दूरी, तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। तथा पौधे से पौधे की दूरी कितने सेंटीमीटर रखी जाती है बेटा, 15 सेंटीमीटर रखी जाती है।
ये हो गया बुआई का समय एवं विधि। यानी वर्षा ऋतु प्रारंभ होते क्या कर देनी चाहिए, बुआई कर देनी चाहिए। और पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी क्या है, 45 × 15 सेंटीमीटर। चारे वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी, आगे लिखो, चारे वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितनी सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। ये हो गया बुआई का समय एवं विधि। अब पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक। क्या पढ़ेंगे, खाद एवं उर्वरक। यानी ज्वार के अंदर कितना खाद देना चाहिए, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, ज्वार की अच्छी पैदावार के लिए, ज्वार की अच्छी पैदावार के लिए ज्वार की अच्छी पैदावार के लिए 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद यानी प्रति हेक्टेयर डालनी है अपने को 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद। ये कितनी डलेगी बेटा, प्रति हेक्टेयर। यानी जो भी अपन काम करेंगे वो सारे किसके अंदर करेंगे, प्रति हेक्टेयर। कहने का मतलब 4 बीघे के हिसाब से अपन ये काम करेंगे। प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद, गोबर की खाद 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, सड़ी हुई गोबर की खाद तथा 80 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 40 किलोग्राम पोटास, सॉरी 80 किलोग्राम तो क्या हो गया नाइट्रोजन तथा 40 किलोग्राम फास्फोरस P2O5 फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए, प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। ये क्या हो गया, खाद उर्वरक। ज्वार की अच्छी पैदावार के लिए कितनी, 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 40 किलोग्राम फास्फोरस किसकी दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। अब पढ़ेंगे अपन खाद उर्वरक के बाद में सिंचाई। क्या पढ़ेंगे, सिंचाई। टॉपिक डाल लो सिंचाई। सिंचाई, अब ज्वार में क्या होता है कि बाजरे की फसल की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसमें ज्वार में वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है और ग्रीष्मकालीन में जो बोई जाने वाली जो ज्वार है उसमें 7 से 10 दिन के अंतराल पर क्या कर देना चाहिए, सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई में लिखो बेटा, ज्वार की फसल के लिए, ज्वार की फसल में बाजरे की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अधिक पानी की आवश्यकता होती है किसकी तुलना में, बाजरे की फसल की तुलना में। मैंने आपको कल भी बताया था इसे कैमल क्रॉप भी कहा जाता है, किसे, ज्वार को। पानी की तुलना में अधिक आवश्यकता होती है। ज्वार की बुआई
वर्षा ऋतु में करने पर ज्वार की बुआई वर्षा ऋतु जो अपन ज्वार की जो बुआई करेंगे वर्षा ऋतु में, उसके अंदर पानी की आवश्यकता नहीं होगी। यानी वर्षा ऋतु में बोई गई फसल में, ऐसे लिखो बेटा, वर्षा ऋतु में बोई गई फसल में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी आवश्यकता नहीं होती, पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तथा ग्रीष्मकालीन ज्वार में ज्वार में 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि ज्वार की तुलना में, बाजरे की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। किसको? ज्वार को। वर्षा ऋतु में फसल में पानी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ग्रीष्मकालीन ज्वार में क्या होता है कि 7 से 10 दिन के अंतराल पर क्या करते रहना चाहिए? सिंचाई करते रहना चाहिए। अब पढ़ेंगे निराई गुड़ाई। क्या पढ़ेंगे बेटा? निराई गुड़ाई। वैसे ज्वार में तो अपन निराई गुड़ाई करेंगे, वो जो पहली निराई गुड़ाई करते हैं वो कब करते हैं? ज्वार की बुआई के 15 से 20 दिन बाद। लिखो निराई गुड़ाई लिखो। ज्वार की बुआई के 15 से 20 दिन बाद, ज्वार की बुआई के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। यानी जब अपन ज्वार की बुआई कर देंगे उसके 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कब करनी है? 15 से 20 दिन बाद हमें क्या कर देना है? पहली निराई गुड़ाई कर देनी है। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए यदि निराई गुड़ाई करना, जहां पे लगातार बारिश हो रही है वहां पे निराई गुड़ाई करना संभव नहीं होता है, उस स्थिति में क्या करेंगे? रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन, क्या? एट्राजिन 500 ग्राम 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से ऊपर लिखता बेटा, प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए।
ये हो गया निराई गुड़ाई, यानी ज्वार की जो बुआई है कितनी देर बाद करेंगे, 15 से 20 दिन बाद करेंगे। पहली निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। जहाँ पे निराई गुड़ाई करना संभव नहीं हो उस स्थिति में क्या आता है कि एट्राजिन नामक खरपतवार राशि आता है, जिसकी 500 ग्राम मात्रा 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए। अब पढ़ेंगे निराई गुड़ाई के बाद हम पढ़ेंगे पादप संरक्षण। क्या पढ़ेंगे बेटाओ, पादप संरक्षण। पादप संरक्षण के अंदर क्या आता है, कीट रोग आते हैं। क्या आते हैं बेटा, कीट रोग आते हैं। लिखो पादप संरक्षण। अब वैसे ज्वार के अंदर क्या होते हैं कि ज्यादा कीट रोग नहीं लगते। एक तो जैसे तना छेदक लग जाता है, दूसरा तना मक्खी लग जाता है, दो ही कीट लगते हैं। लिख लो तना छेदक और एक लगता है तना मक्खी, तना छेदक और एक लगता है तना मक्खी। लिखो इन कीटों की रोकथाम के लिए कौन कौन से, तना छेदक यानी इसमें तने के अंदर वो हो जाता है, और ये क्या है तना मक्खी, यानी दोनों तने के अंदर क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। लिखो इन कीटों की रोकथाम के लिए, इन कीटों की रोकथाम के लिए, इन कीटों की रोकथाम के लिए क्या करेंगे, अरे तना छेदक और तना मक्खी के लिए क्या करेंगे, इन कीटों की दोनों की रोकथाम के लिए क्या करेंगे बेटा बताओ देगा, 5 किलोग्राम फोरेट प्रति हेक्टेयर की दर से। कितनी, 5 किलोग्राम। इन कीटों की रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम फोरेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर देनी चाहिए। कितनी, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या कर देनी चाहिए, प्रयोग कर देनी चाहिए। जैसे अपन फसल की बुआई करेंगे उसके साथ साथ में इसका क्या कर देना चाहिए, हमें प्रयोग कर देना चाहिए। सॉरी 5 किलो नहीं बेटा, 15 किलोग्राम ही। कितना है, 15 किलोग्राम। अब इसके बाद में पढ़ेंगे पादप संरक्षण के बाद में अब पढ़ेंगे अपन कटाई एवं मंडाई। बस सिर्फ यही लगता है और कुछ नहीं लगते इसमें, रोग नहीं लगते इसमें, कटाई व मंडाई। कटाई का मतलब पहले बताया था, पहले वाले ग्रुप में बताया था, कटाई का मतलब होता है फसल को काटना और मंडाई का मतलब होता है दाने और भूसे को अलग करना। ये क्या होता है, कटाई एवं मंडाई। लिखो ज्वार की बुआई के 45 से 50 दिन बाद, ज्वार की बुआई के 45 से 50 दिन बाद, कितने दिन बाद बेटाओ, 45 से 50 दिन बाद चारे के लिए बोई गई फसल को, चारे के लिए बोई गई फसल को काट लेना चाहिए। यानी जो हमने चारे के लिए बोई है उसको कितने दिनों के बाद में, 45 से 50 दिन के बाद में क्या कर लेना चाहिए, उनको काटना लेना चाहिए। ज्वार के दानों में जब 25% नमी रह जाए, ज्वार के दानों में कितनी प्रतिशत नमी बेटाओ, 25% नमी रह जाए, तब क्या करना चाहिए, तब फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। ज्वार के दानों में 25% नमी रह जाए तब
फसल की कटाई कर लेनी चाहिए, फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। ये हो गई अपनी ज्वार कंप्लीट, यानी ज्वार वाली क्रॉप कंप्लीट होगी। अब पढ़ेंगे हम अगली क्रॉप। कौन सी क्रॉप पढ़ेंगे? ज्वार के बाद में पढ़ेंगे बेटा अपन बाजरा। क्या पढ़ेंगे? बाजरा। क्या पढ़ेंगे बेटा? बाजरा पढ़ेंगे। यानी ज्वार के 45 से 50 दिन बाद चारे के लिए क्या करेंगे? फसल को काट लेना चाहिए। अब आती है उपज। सॉरी बेटा, उपज भूल गए, उपज लिखनी। उपज क्या है? उपज और पढ़ेंगे लास्ट। उपज कटाई मंडाई के बाद में क्या आएगी? उपज। यानी टोटल उपज हमें कितनी प्राप्त होती है? किससे? ज्वार से प्रति हेक्टेयर। लिखो, ज्वार की देसी किस्मों से 10 से 15 क्विंटल, ज्वार की देसी किस्मों से 10 से 15 क्विंटल दाने तथा 110 से 115 क्विंटल तथा 100 से 150 क्विंटल, सॉरी 100 से 150 क्विंटल सूखी कड़वी, सूखी कड़वी प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। यदि देसी किस्म बोएंगे तो 10 से 15 क्विंटल दाने और 100 से 150 क्विंटल क्या प्राप्त होती है? हमें सूखी कड़वी प्राप्त होती है। उन्नत एवं संकर किस्मों से, उन्नत एवं संकर किस्मों से, उन्नत एवं संकर किस्मों से, यानी जो हाइब्रिड वैरायटी है उनसे हमें कितनी उपज प्राप्त होती है? 30 से 35 क्विंटल दाना, 30 से 35 क्विंटल दाना तथा, यानी 30 से 35 क्विंटल दाना तथा 80 से 100 क्विंटल कड़वी। कितनी? 80 से 100 क्विंटल तथा 80 से 100 क्विंटल कड़वी प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। अब ये बेटा हमारी ज्वार की क्रॉप कंप्लीट। ज्वार में मैंने पहले बताया था, ज्वार को कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं और ज्वार की जो सीड रेट है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्वार में दाने के लिए 9 से 10 और यदि चारे की बात की जाए तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अब अगली क्रॉप पढ़ेंगे बेटा बाजरा। कौन सी पढ़ेंगे? बाजरा। बाजरे का वैज्ञानिक नाम कौन बताएगा? बाजरे का वैज्ञानिक नाम है पेनिसेटम गुल्कम एल। कुल इसका वही है ग्रेवनी या पोएसी। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका क्या है? अफ्रीका। लेकिन पहले की किताबों में पेनिसेटम गुल्कम एल था, लेकिन अभी की जो किताबों में है वो क्या कर दिया? पेनिसेटम टाइफोइडस। क्या कर दिया बेटा? पेनिसेटम टाइफोइडस। तो आप पहले वाला भी लिख लो और अब की किताबों में पेनिसेटम गुल्कम एल भी दे रखा है, कंफ्यूज मत होना। क्रॉप डाल लो बाजरा। बाजरे का सबसे पहले लिखो वैज्ञानिक नाम। क्या है वैज्ञानिक नाम? पेनिसेटम। पेनिसेटम पहले वाला लिख दो, वाला लिखो, पहले वाला लिख लो पेनिसेटम ग्लूकम एल। पेनिसेटम ग्लूकम
एल। एक तो ये है, दूसरा और लिख लो पेनिसेटम टाइफोइडस। टाइफोइडस एल, दोनों में से कोई सा भी लिख देना, पेनिसेटम ग्लूकम एल या पेनिसेटम टाइफोइडस एल। अब पढ़ेंगे इसका फुल। पहले बता दूं, जो खाद्यान्न क्रॉप है, यानी जितनी भी खाद्यान्न क्रॉप है, जितनी भी अनाज वाली क्रॉप है, उनके कुल क्या है, पोएसी या ग्रेमनी। लिख लो इसका भी, पोएसी ब्रैकेट में लिख लो ग्रेमनी। यानी पहले की किताबों में ग्रेमनी था और अब की किताबों में क्या दे रखा है, पोएसी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो अफ्रीका। क्या है बेटा, अफ्रीका। एक बात बताऊं, बाजरे का उत्पत्ति स्थान हमेशा पूछा जाता है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि बाजरे का उत्पत्ति स्थान क्या है, अफ्रीका है। क्या है बेटा, अफ्रीका। बाजरे का उत्पत्ति स्थान क्या है, अफ्रीका है। अब इसके महत्व पढ़ेंगे बाजरे का। क्या पढ़ेंगे, महत्व। अब बाजरे का महत्व क्या है, सबसे पहले बात बताऊं कि अनाज वाली क्रॉपों में यदि वसा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वसा किसके अंदर पाई जाती है बेटा, बाजरे के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, बाजरे के अंदर पाई जाती है। दूसरी बात, बाजरे का उपयोग अपन चारे के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में करते हैं, चारे के रूप में करते हैं। और क्या नाम से, सर्दियों में इसकी अपन रोटी बनाकर भी खाते हैं। बाजरा गर्मी करता है वैसे, अरे बाजरा सर्दियों में अपन हीट प्रदान करने के लिए खाते हैं, यानी गर्मी, शरीर के अंदर गर्मी हो, इसके लिए अपन बाजरा ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं। लिखो, बाजरे की खेती, बाजरे की खेती चारे एवं दानों के लिए की जाती है। यानी चारे के लिए भी और दानों के लिए भी किसकी खेती की जाती है, बाजरे की खेती की जाती है। और क्या नाम से, इसे मोटे अनाजों की श्रेणी में भी रखा गया है। बाजरे को मोटे अनाजों की श्रेणी में भी रखा गया है। बाजरे को मोटे अनाजों की श्रेणी में भी रखा गया है। बाजरे में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। और बाजरे में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बाजरे में लगभग, लिख लो, बाजरे में लगभग 73% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। यानी बाजरे की खेती किसके लिए की जाती है बेटाओ, चारे और दाने के लिए की जाती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाजरे को कौन सी श्रेणी में रखा गया है, मोटे अनाजों की श्रेणी में गया है, क्योंकि दाना तो इसका बहुत बारीक है, लेकिन फिर भी किसकी श्रेणी में रखा गया है, इसे मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा गया है। और बाजरे में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पाई जाती है, बाजरे में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। और बाजरे में लगभग 73% क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। बाजरे को राजस्थान में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। देखा जाए तो बाजरे को कहाँ उगाया जाता है सबसे ज्यादा, अपने भारत में राजस्थान के अंदर उगाया जाता है। अब आज की वीडियो में अपनी इतनी चर्चा करेंगे। बची जो क्रॉप है किसकी, बाजरे की, वो अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।